नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपने स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 2 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, सीधे आज के इम्पोर्टेंट न्यूज पे ले चलता हूँ आपको और डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज। देखिए, पहली जो न्यूज़ थी वो एज सच एग्जाम के हिसाब से वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए और कैसे एक हार्डवर्क के बजाय स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, किस तरह रिवीजन और याद रखने की जो टेक्निक्स है वो किस तरह से हैं। तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और टाइम मैगजीन का जो रिसर्च है उस पे बेस कुछ जो आउटकम्स है, कुछ स्टडी के आउटकम है वो बाहर आए हैं कि किस तरह हमारा दिमाग काम करता है। तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। हार्वर्ड और टाइम मैगजीन का जो रिसर्च हुआ है उस पर आधारित ये स्टडी है, जो कि यूपीएससी, आरपीएससी, जेई और नीट जैसे जो एग्जाम्स हैं इनकी प्रिपरेशन में काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, यानी स्मार्ट स्टडी कैसे की जाती है और हमारी मेमोरी काम कैसे करती है, दो कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। चलिए, तो एक सबसे पहले बात की जा रही है, एक होता है पारेतो का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये पारेतो का सिद्धांत क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपको जो 80% परिणाम मिलते हैं, 80% परिणाम, वो आपके 20% एफर्ट से मिलते हैं। ठीक है, इसको अगर आप स्टडी में जोड़ के देखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि आपको 80% मार्क्स जो है वो आपके 20% जो सिलेबस है उससे मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं कि आप इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एरियाज को पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए। तो बेसिकली और कुछ नहीं, वो पारेतो के सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको 80-20 रूल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इटालियन अर्थशास्त्री थे विल्फ्रेडो पारेतो, उन्होंने बोला कि 80% जो परिणाम है केवल 20% कोशिश पे आधारित होता है। यानी अगर स्टडी में 20% महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे फोकस करें जिनमें 80% अंक आने की संभावना हो। देखिए, ये मेथड काम करता है बट एज इट इज़ काम नहीं करता। आप इम्पोर्टेंट इस मेथड में हमारे लिए ये कि जो की एरियाज है, जो इम्पोर्टेंट एरियाज है जहाँ से पुराने सालों में क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हो जाता है, इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ सिलेबस हो जाते हैं जिसको हमें अच्छे से कवर करना होता है। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे, काम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगली है रिट्रीवल प्रैक्टिस। ठीक है, इस प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे आपने कुछ स्टडी किया, ठीक है ना। स्टडी करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने को खुद से लिखना है, यानी लिखना है। एक होता है बार बार रिवाइज करने के बजाय जो याद किया है उसको सीधा लिखने बैठ जाओ। तो इससे दिमाग ज़्यादा एक्टिवली काम करता है और आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, बेहतर तरीके से कनेक्शन बिल्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपन उदाहरण के लिए अभी लेते हैं, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, पारेतो तकनीक के बारे में। ठीक है, क्या क्या इसके बारे में हम लिख सकते हैं, जैसे 80-20 रूल इसको बोला जाता है। पहली चीज, 80% जो परिणाम है, ठीक है, वो 20% मेहनत से आता है। एग्जाम के हिसाब से 80% मार्क्स 20% जो सिलेबस है वो दिलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टेक्निक है, इस तरह जो हमने अभी पढ़ा उसको दोबारा एक्टिवली रिकॉल करना, इसको बोला जाता है रिट्रीवल प्रैक्टिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काम करती है। जैसे पढ़ने के बाद बिना देखे लिखने का प्रयास करना, इसे ब्रेन डंप या फ्लैश कार्ड तकनीक भी कहा जाता है। इससे क्या है कि जानकारी को रिट्रीव करता है, तभी न्यूरल हमारे जो कनेक्शंस है वो मजबूत होते हैं, जिसके बारे में हमने बात करी थी। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। आगे है एक फेनमैन तकनीक, यानी पीयर इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को इस तरह समझना है कि आप एक 10 साल के बच्चे को समझा सको। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी को समझाने के लिए, किसी को पढ़ाने के उद्देश्य से किसी कंटेंट को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में और स्पष्ट तौर पे दर्ज हो जाता है। तो इस टेक्निक को बोला जाता है फेनमैन तकनीक। ठीक है, उसके बाद होती है स्पेसिंग इफेक्ट और इंटरलीविंग। स्पेसिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है, यानी कि पीरियोडिकल रिविजिंग। यानी कोई भी कॉन्टेक्ट अगर आपने आज पढ़ा है टुडे, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले 7 से 10 दिन में आप उसका 90% भूल जाएंगे। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहला रिवीजन 3 से 4 दिनों में, दूसरा 7 डेज के बाद, और उसके बाद एक 30 दिन में
इस तरह अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका ये कंटेंट जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी से सीधा चला जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोला जाता है स्पेसिंग इफेक्ट। उसके बाद इंटरलीविंग होता है, यानी आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, तो आप मॉर्निंग से इवनिंग तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लो पॉलिटी, तो इसमें इंटरलीविंग में इस टेक्निक को नकारा जाता है। इसके बजाय ये बोला जाता है कि आप 45 मिनट्स के ब्रेक लीजिए, और 45 मिनट्स के स्लॉट बनाइए जिनमें एक सब्जेक्ट पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, दूसरा सब्जेक्ट, देन तीसरा सब्जेक्ट। इस तरह से क्या होता है, अलर्टनेस बनी रहती है और समस्या सुलझाने की जो क्षमता है आपकी वो बढ़ती है। हालांकि सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो मेथड सूट करता है उसी हिसाब से ये बहुत रिलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली चीज़ तो 45 मिनट्स जो है बहुत छोटा टाइम स्पेन है, वो उस तरह से काम नहीं करता। एंड कई लोगों की आदत होती है वो लगातार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने वाली, तो आप इसको एज आपके कंफर्ट के हिसाब से इसको देख लेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से नहीं, बट आपकी ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्मार्ट स्टडी किस तरह की जा सकती है और कैसे बेहतर रिजल्ट लिए जा सकते हैं स्मार्ट स्टडी से, ये सारी बात थी। देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग जो है एक इम्पोर्टेंट एरिया है आज के नए डेवलपमेंट एंड एआई के सेक्टर में, ठीक है। कैसे है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गूगल ने पिछले साल एक चिप बनाई है, विल्लो चिप। इस चिप की क्या खासियत है? ये चिप दुनिया का सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है उसको गणना करने में 20,000 साल लगे, उसको ये विलो चिप 5 मिनट में कर सकती है। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। और ये विलो चिप किस टेक्निक पे आधारित है? क्वांटम कंप्यूटिंग। यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो एक बड़ा एरिया है जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और जो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हर एरिया को इम्पैक्ट करने की क्षमता रखती है। तो देश का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर वो मिलने जा रहा है कहाँ पे? अमरावती, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अमरावती की एक परियोजना थी क्वांटम वैली परियोजना, और इस परियोजना के तहत जो पहला क्वांटम कंप्यूटर है वो देश को मिलने जा रहा है। यानी इससे जटिल गणनाएं तीव्र गति से होती है। क्या नाम रखा है, क्या आगे जो अपडेट्स आएगी हम उस पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वांटम कंप्यूटिंग आपके मेंस के हिसाब से भी, आपके प्रीलिम्स के हिसाब से भी, ठीक है। आगे एक न्यूज़ है कि नक्सलवाद की समाप्ति होगी। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब हुई है, कितने माओवादी मारे गए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कितनों ने आत्मसमर्पण किया है। सिर्फ एक बात, ऑपरेशन रेड कॉरिडोर चलाया गया था पिछले 3 सालों से, ठीक है। ऑपरेशन रेड कॉरिडोर में क्या था? देखिए पहली बार सीधी मुठभेड़, ठीक है, इन नक्सलवादियों के साथ। दूसरा, मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आत्मसमर्पण, ठीक है। और तीसरी और अलग अलग जो टेक्निक्स थी उनके माध्यम से इनको एलिमिनेट करके और नक्सलवाद पे एक अच्छा काबू पाया है। तो ऑपरेशन रेड कॉरिडोर से आप अगर आपको पूछा जाता है तो आप सीधा उसको टिक करेंगे कि ये एंटी नक्सलवादी जो ऑपरेशन है उससे संबंधित है। और अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, जो कि आपके मेंस में आंतरिक सुरक्षा में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ा गया है हाल ही में, तो उसमें आप ऑपरेशन रेड कॉरिडोर की जो सफलता है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। चलिए, कुछ नियुक्ति हुई है आगे देखिए। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है वीर विक्रम यादव, इनको डीजीसीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। डीजीसीए काफी न्यूज में था दोस्तों। क्यों था? क्योंकि हमने कल बात करी थी कि इंडिगो जो है उसने जिस तरह से ऑपरेशनल जो मिस्टेक्स करी थी, कुछ कर्मचारी हड़ताल पे चले गए थे और बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स में डिले हुआ था, रीशेड्यूलिंग हुई थी। इसकी वजह से एक अलग तरह का पैनिक सा माहौल इंडिया में क्रिएट हो गया था, तो वो न्यूज़ में थी। उसके नए डीजीसीए के जो अध्यक्ष बने हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सारे मामले को कौन देख रहा था? डीजीसीए ही देख रहा था। तो अभी वीर विक्रम यादव जो है वो नए डीजीसीए के अध्यक्ष बन गए, क्योंकि ये संस्था न्यूज़ में थी, इंडिगो न्यूज़ में था, इसलिए जो गवर्निंग बॉडी है वो भी न्यूज़ में थी, जिसको बोला जाता है डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। आगे एक साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो मिला है ममता कालिया जी को, और इन्होंने लिखा है जीते जी इलाहाबाद, एक संस्मरण लिखा है। क्या नाम है? जीते जी इलाहाबाद। तो इसके लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे दोस्तों बात हो रही है महाड़ जल सत्याग्रह की, ठीक है, नमक सत्याग्रह से पहले। यानी देखिए दोस्तों, आपका जो नमक सत्याग्रह वो हुआ था 12 मार्च 1930 को, और नमक जो तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 को। उससे पहले
20 मार्च 1927 को हुआ था महाड़ सत्याग्रह। क्या हुआ था इसमें? देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि कोई कुआं था, महाराष्ट्र में कोई जगह थी, उस कुएं के पानी जो है दलितों को वहां वंचित किया जाता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में यह आंदोलन हुआ था, जहां लोगों ने चार चार लोगों की पगडंडी बनाकर और वहां पे जल पी के उसको तोड़ा था। बाद में उसमें काफी एट्रोसिटी हुई, लोगों पे अत्याचार हुए और केस किया गया। जब 1937 में उस पर डिसीजन आया 10 साल के बाद, तब कोर्ट ने बोला कि नहीं, वो गलत है, वहाँ कोई भी जल पी सकता है, दलितों को इस प्रकार से आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस सत्याग्रह के बारे में राइटर इस पूरे के पूरे आर्टिकल में ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई इस सत्याग्रह के बारे में बात हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट सत्याग्रह था, एक मानसिक गुलामी को दूर करने को लेके ये सत्याग्रह था। हम नमक सत्याग्रह की तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट था भी, लेकिन महाड़ सत्याग्रह के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। ये इस आर्टिकल की बेसिक थीम है। ठीक है, हम देख लेंगे 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, वहाँ चादर तालाब पर हजारों दलितों ने पानी पिया। तो ये इस दिन की घटना थी, ये आंदोलन था। ये चादर तालाब आप नाम भी याद रखेंगे और महाराष्ट्र की बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये डेट भी याद रखेंगे, क्योंकि अब न्यूज़ में तो पूछा जा सकता है। नेतृत्व कौन करे थे? बाबा साहिब आम्बेडकर। क्या हुआ था? देखिए 1927 में जुलूस निकाला गया और 2500 दलित नागरिक चार चार की कतार में जुलूस निकाला और तालाब का पानी पिया। इस तरह करके इन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी। इसकी प्रतिक्रिया में, यानी कि इन्होंने जो तालाब में पानी किया, जो स्वर्ण समाज के लोग थे, इन्होंने मारपीट की इनके साथ, इन लोगों को घर छोड़ने पे मजबूर किया और तालाब का शुद्धिकरण जैसी जो है चीजें उन्होंने करी। बाद में ये केस हुआ और 1937 में फैसला आया बॉम्बे हाई कोर्ट का कि तालाब नगरपालिका का है और पानी पे सबका हक है। लेकिन राइटर इस आर्टिकल में आगे वो यही बोलते हैं कि भाई वो फैसला 1937 में आ गया, लेकिन आज भी कई सारे दलित जो है पीड़ित है, अपमानित है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा इतने सालों के बाद भी। ये इस आर्टिकल का मुख्य मुद्दा है। अंबेडकर साहब ने इसको बोला था कि महाड़ सत्याग्रह जो है वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले हुए जो वर्साई की संधि हुई थी, यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो वर्साई की संधि हुई थी, उसकी तरह है महाड़ सत्याग्रह। ठीक है, जिसको आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते भी है, वर्साई की बैठक, यानी संधि नहीं, सॉरी, बैठक। और महात्मा गांधी जी ने भी इस सत्याग्रह की प्रशंसा करी थी। आगे बोला जाता है कि 1930 का जो नमक सत्याग्रह था, ये दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष था। ठीक है, तो 1927 का जो जल सत्याग्रह, ये भी देश की सबसे बड़ी गुलामी से मुक्ति का आंदोलन था। यानी 1930 का सत्याग्रह दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी महाशक्ति के खिलाफ संघर्ष था, तो 1927 का जल सत्याग्रह भी देश की सबसे पुरानी गुलामी से मुक्ति का आंदोलन था। ये बोला है वकील संजय हेगड़े ने द हिंदू में लिखे अपने आर्टिकल में, और इनके आर्टिकल के बाद ही महाड़ सत्याग्रह काफी न्यूज में है। यानी इन्होंने कहा है कि महाड़ सत्याग्रह को इतिहास में उचित जगह दी जानी चाहिए और इसके शताब्दी वर्ष पे अनेक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। अब बात करते हैं आज भी क्या स्थिति है। देखिए 1927 में क्या स्थिति थी, 1937 में जो निर्णय आया उसके बाद क्या स्थिति और आज क्या है। देखिए आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता निवारण किया गया, बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान किए गए, लेकिन आज भी 100% ये चीजें धरातल पे लागू नहीं है। आज भी कई सारी जगह भेदभाव होता है दलितों के साथ में। ठीक है, संविधान में ये प्रावधान कर दिया, फिर भी जो बहुसंख्यक समाज है वो इस बात को इस बात को स्वीकृति देने के लिए तैयार नहीं है। आज भी कुओं तालाबों का पानी लेने का जो अधिकार है, मंदिरों में जाने का जो अधिकार है, वो दलितों को हासिल नहीं है। राजनीतिक दलों ने दलित पिछड़ा अगड़ा चुनावी शतरंज पर मोहरों की तरह इनका इस्तेमाल किया और अंबेडकर, पेरियार, काशीराम के जो सूत्र थे वो भुला दिए गए। ये बात राइटर इस आर्टिकल में बोलते हैं। और अल्पसंख्यक तो और ज्यादा सांप्रदायिक राजनीति का और समानता की जो बात करते हैं उसकी अविश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्योंकि जो समानता की बात करें वो वाकई में जमीनी स्तर पे कुछ इस तरह का काम नहीं कर रहे। आगे क्या किया जाना चाहिए, राइटर ने बोला है कि महाड़ सत्याग्रह सिर्फ दलितों का संघर्ष नहीं है, ये हर समानता चाहने वाले लोगों का इतिहास है। यानी सिर्फ दलितों की बात नहीं है, यहाँ जो भी व्यक्ति जो
इक्वलिटी की मांग करता है, जो समानता की मांग करता है, उसका इतिहास है। इससे भारत में बराबरी के बचे कुचे संघर्ष को पुनर्जीवित करने की एक मुहिम के तौर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक स्तर पे समान भागीदारी बहुत जरूरी है। इस तरह की बात पूरी की पूरी इस आर्टिकल में की जाती है। क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? हमारा जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसमें। इसमें डाइवर्सिटी है अब लैंग्वेज को लेके, ठीक है, ज्योग्राफी को लेके, ठीक है, कास्ट एंड क्रीड को लेके, ठीक है, और भी सो एंड सो फॉर बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। फिर भी हम एज ए यूनिट, एज ए इंडिया, इस पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक लंबा चौड़ा इतिहास है, कभी फिर बात करेंगे इसके बारे में और विस्तार से कि किस तरह हमारा जो फ्रेमिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन की और क्या वास्तविकता में आज कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह परफॉर्म करता है ज़मीनी स्तर पे। तो ये सारी बातें थी आज के डिस्कशन की। उम्मीद करता हूँ आज का डिस्कशन आपके लिए फायदेमंद रहा हो और रहना भी चाहिए। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो भी यही है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नए जोश, नई उमंग के साथ। जय हिंद।